नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। स्वास्थ्य चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर सौदान सिंह मेडिकल के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इन्होंने अपनी शिक्षा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, एम्स नई दिल्ली से एमडी तथा पब्लिक हेल्थ में पीएचडी जापान से की है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड एवं प्रोफेसर रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एवं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के प्राचार्य भी रहे। मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के डीजी भी रहे। एसएन विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड आयुर्वेदा विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति भी रहे। करते हैं ऐसे विद्वान से टीबी रोग पर एक चर्चा। डॉक्टर साहब, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज टीबी रोग घोषित कर रखा है। आखिर टीबी रोग है क्या? टीबी रोग एक जिसे हम पहले क्षयरोग की बीमारी भी कहते थे, तपेदिक की बीमारी, और ये एक से दूसरे को फैलती है, जिसे कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं कि बीमारियां एक से दूसरे को फैलती हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है और उसकी वजह से बीमारी फैलती है। जैसे एक टीबी का मरीज है और बलगम खांस रहा है, तो उसके माध्यम से, बलगम के माध्यम से, सांस के माध्यम से जो लोग संपर्क में आएंगे उनसे टीबी की बीमारी फैलती है। उसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, और ये बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण होती है, और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। डॉक्टर साहब, भारत में टीबी रोग की क्या स्थिति है? टीबी का रोग भारत में ही नहीं, विश्व में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समस्या है। और जो ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें इसका जो रोग का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से हमारे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हुए, हमारा इंडिया है, उनमें बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि करीब करीब एक चौथाई मरीज़ हमारे भारत में, के पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा है, वैसे 1/4 रफली भारत में है। और टीबी की समस्या गंभीर समस्या है, एक सरकार के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे भारतवर्ष में लगभग प्रतिवर्ष 4 लाख टीबी के केसों से, टीबी के मरीजों की डेथ हो जाती है, चाहे उससे कॉम्प्लिकेशन हो या दूसरे बीमारियों से जुड़ जाए। जैसे अब मान लीजिए कोई इसको डायबिटीज़ है, तो उसमें भी टीबी का बीमारी, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां, उनकी वजह से भी टीबी का समस्या बढ़ जाती है। जैसे HIV एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो HIV एड्स है, और इम्यूनिटी कम हो जाए से मेल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी ऐसा ही होता है। तो ये इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, टीबी रोग कितने रूपों में पाया जाता है? टीबी को हम कह सकते हैं, जैसे एक तो हमारा पल्मोनरी टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी होती है। तो पल्मोनरी टीबी हमारे फेफड़े से होती है, खांसते हैं और हमारा फेफड़ा अफेक्ट होता है। दूसरी हमारी टीबी है, कहना चाहिए जैसे फेफड़े के अलावा जो टीबी है, दिमाग की टीबी है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, बोन की टीबी है, और इसके अलावा हमारे जेनेटल ट्रैक्ट की टीबी हो जाती है। जैसे कभी कभी लेडीज़ में समस्या आती है कि कंसीव नहीं हो पा रही हैं, तो उसको जो कहना चाहिए जेनेटल यूनिट जेनेटल की टीबी हो जाती है, बोन्स की टीबी हो जाती है। हमारे सभी हिस्सों में टीबी का शिकार होते हैं, जो अगर उसका फैल जाए। तो इसका कारण यही है कि देश में करीब करीब 1/3 लोग, अपने देश में 1/3 लोग करीब टीबी से इन्फेक्शस होते हैं। इन्फेक्शन मीन्स उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, पर वो बीमारी नहीं करते हैं। वो उनके अंदर करीब करीब 10 से 12-15% वो केस ही प्रॉपर ट्यूबरकुलोसिस में डेवलप कर पाते हैं। तो इस तरह से टीबी का रहता है, क्योंकि 1/3 वो सस्पेक्ट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एक बल सिम्टोम जिसके अंदर लक्षण नहीं होंगे, पर क्या है कि जो समाज में टीबी है उससे लक्षण आ जाते हैं, और लक्षण आने वो उसके इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन हमेशा एसिम्टोमेटिक रहता है। अब जब उसके अंदर इम्यूनिटी डाउन होगी
या कोई और इन्फेक्शन मिल गया, जो बैक्टीरिया का लोड बढ़ गया, तो वो टीबी वो का रूप ले लेती है और इस तरह से पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, टीवी, कोरोना, कैंसर के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। आखिर टीवी की पहचान कैसे की जा सकती है? तो अच्छा सवाल किया है। कभी कभी समस्या होती है कि टीबी की समस्या है या कोरोना की समस्या है या कैंसर की समस्या है। तो टीबी, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले बताया था, टीबी में एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब फेफड़े की टीबी, और दूसरी होती है जो नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कहते हैं जैसे गांठें फूल गई या बोन में, जैसे मैंने बताया लंग्स, जो कहना चाहिए दिमाग में टीबी। तो एक कोरोना वाली जो टीबी जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें हमारा मेनली लंग्स होता है, लंग्स अफेक्ट होते हैं फेफड़े में। अब इससे फेफड़े में हम कंफ्यूजन जब होता है कि जैसे मान लो कोरोना में फेफड़े में सांस फूलती है, बुखार आता है, ट्यूबरकुलोसिस में सांस फूलती है, बुखार आता है, और तीसरा कभी कभी फेफड़े का कैंसर हो जाए तो उस समय भी ये समस्या होगी। और जहाँ तक जैसे अब बलगम की बात है, बलगम में खून आ जाना, ट्यूबरकुलोसिस में बलगमों का खून हो सकता है, और दूसरे हमारे लंग कैंसर है तो उसमें भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सिम्टम्स के आधार पर भी डायग्नोस करते हैं, कि हिस्ट्री पता लगाते हैं, हिस्ट्री के बाद में उसके हम डायग्नोसिस भी करते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें हमने स्पूटम ले लिया, बलगम की जांच की, बलगम में हमारा टीबी का जर्म्स पाए जाएंगे, टीबी के बैक्टीरिया पाए जाएंगे, और हम उसको कहेंगे कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, फेफड़े की टीबी है। दूसरा हमारा अगर मान लीजिए कैंसर है, तो लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर है तो लक्षण तो होंगे पर वेट लॉस होगा, इसमें भी टीबी में वेट लॉस होता है। अब इसके अलावा इसमें क्या होगा, बलगम में खून आएगा, पर इसके लिए हमें जो बलगम की जांच करेंगे, एक्सरे करेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा जो कैंसर है, कैंसर की वजह से है। और तीसरा हमारा जो आपने बताया कोविड है, तो कोविड में भी सिम्टम्स होते, पर कोविड के लिए हम टेस्ट करते, और टेस्ट के बाद हमारा एक एक्सरे भी होता है, उससे पता लग जाता है कि हमारा लंग अफेक्टेड है, और कहना चाहिए कोविड का टेस्ट करेंगे तो उससे पता लग जाएगा। तो उसमें काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और उस समय पीक भी होता है, सीजन है, जैसे मान लीजिए कोविड का सीजन चल रहा है तो हम उस हिसाब से टीबी सोचते हैं और कोविड को भी सोचते हैं, और फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्लियर कटिंग पता लग जाता है कि ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है के लक्षण हैं, या कैंसर के, लंग कैंसर के लक्षण हैं, या कोविड जो हो गया है तो उसे फेफड़े अफेक्टेड है, वो उसका भी हो सकता है। टीवी के मरीज अधिकांश किन किन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं? टीबी के मरीज खास तौर से, जैसे जो आप देखा सोशली, जैसे गरीब स्तर के लोग हैं, और दूसरे जो कहना चाहिए ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है, जैसे घर में है तो उनमें ज़्यादा होगी, और खास तौर से रिसेटलमेंट कॉलोनी है, जैसे झुग्गी झोंपड़ी है, उनमें ज़्यादा होगी। और हमारे जो गरीब लोग हैं या झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज से वंचित हैं, संपर्क में नहीं, अनएजुकेटेड लोग हैं, तो ऐसे लोगों में टीबी का प्रभाव ज़्यादा होता है। टीबी क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, एक को हुआ तो दूसरा भी खांस रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो उनको हो जाएगा, क्योंकि बलगम है तो बलगम के माध्यम से, और क्या रहे, जब हम खांसते हैं तो उससे हमारे जर्म्स जाते हैं, और जर्म्स जो सामने जो लोग संपर्क में हैं, और उस तरह से बीमारी दूसरों को, परिवार के लोगों को, और संपर्क में क्लोज फ्रेंड्स को, और जो भी जहाँ पर वर्क प्लेस में बीमारी फैल सकती है। तो इस तरह से ये जो रिसेटलमेंट कॉलोनी है, झुग्गी झोंपड़ी है, और जो कह सकते हैं गरीबी रेखा से, खास तौर से गरीब लोगों में ये बीमारी बिकॉज ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और कंडीशन ऐसी होती है कि जो घर है तो घर में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन नहीं है, तो इस तरह से ये बीमारी होती है। और डॉक्टर साहब, टीवी रोग किन किन कारणों से होता है? इस बीमारी का करीब 100 साल पहले जो बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं, उसका पता लगाया गया, जिसे वो कहेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 100 साल पहले तो उसको पहले पता लगाया, आज 100 साल हो गई, तब से इस बीमारी के बारे में पता है,
पर इसका जो कारण है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है, और उसी के कारण ये बीमारी होती है। और उसके दूसरे कारण हैं जो इसके लिए एग्रवेट करते हैं, इसके लिए बीमारी को फैलने में सहयोग करते हैं। जैसे एक तो जो मान लीजिए एज ग्रुप है, गरीब लोग हैं, एज ग्रुप है, ऐसी हर एज ग्रुप में बीमारी हो सकती है। तो उनके अंदर होती है, तो वो अगर इम्यूनिटी कम है उनकी, मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, कोई बीमारी से, जैसे ओल्ड एज में है या मिडिल एज में है, कोई बीमारी से, डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के मरीज़ को अगर मान लीजिए कोई टीबी का मरीज आ जाए, क्यों डायबिटीज़ में जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो उसकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है, तो उस हालत में भी ये उस समस्या से भी हो सकता है। गरीब हैं, गरीबों से भी, और इसके अलावा पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनके स्थिति में ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरे अनएजुकेटेड लोग, उनको जानकारी नहीं है, मान लीजिए, अब वो तो क्या बचाव कर पाएंगे। अब मान लीजिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, उन्होंने अपने पढ़ा है, तो अपने बचाव भी करेंगे। अब प्रिकॉशंस रहेंगे कि भाई खांस रहा है तो दूसरे के खांस रहा है तो अपने मुंह को बचाव रखें, या कुछ मास्क का इस्तेमाल करें। तो अब स्पूटम है तो उसका भी बलगम का पूरी तरह से डिस्पोजल कायदे से करें, क्योंकि इधर उधर थूकना, इसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बीमारी फैलती रहती है। तो गरीबों में, जेंडर फीमेल्स में, सभी में हो सकती है, बच्चों में, बड़ों में, सभी में करीब करीब हो जाती है, पर डिपेंड करता है किसके अंदर क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा जाएगा। डॉक्टर साहब, टीबी के बचाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बचाव के कारण हैं, जैसे इसके बहुत सारे कारण हैं बचाव। जैसे हम कहते हैं अपने, क्या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर मान लीजिए मेरे घर में टीबी का केस है, तो पहले तो मैं अपने टीबी के केस को, चाहे मैं हूँ या कोई मेरे परिवार का आदमी है, मैं उसका इलाज कराऊंगा। सबसे रोकथाम है, इलाज कराएंगे। तो अब जैसे मैं बताऊं, अब बच्चा है मेरे घर में, तो मैं टीबी का टीका लगवाऊंगा, बीसीजी का टीका होता है, लगता है, उससे रोकथाम होगी। उससे क्या होता है कि बच्चे को आगे चल के कोई दिमागी टीबी ना हो, ये है। अब दूसरा कोई और बचाव का कारण ये है कि जैसे किसी को लक्षण हैं तो उससे हम दूर रहें। दूर का मतलब इतना कि उससे जो खांसते हैं उससे प्रिकॉशंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, बलगम को प्रॉपर डिस्पोज करें, प्रॉपरली मतलब कवर करके, ऐसे नहीं इधर उधर थूक रहे हैं। और इसके अलावा जब बीमारी हो गई है, प्रिवेंशन का यही रोकथाम का माना, जिसको हो गई है उसका हम पूरा इलाज कराएं। तो इलाज कराएंगे तो वो बीमारी दूसरों को नहीं फैलेगी। क्या होता है, घर में जैसे माँ है, मान लो अगर माँ कैंसर टीबी से पीड़ित है और बच्चा पास में आएंगे तो बच्चों को भी इन्फेक्शन चला जाएगा, पर ये एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। बाद में जब बच्चों की इम्यूनिटी सब कुछ कम होगी, तब उस समय ये बीमारी एक पूरा बीमारी का रूप ले लेगी और उस तरह से मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से बचाव के लिए ये है कि हम एक दूसरे से प्रिकॉशन रखें। जब किसी को बलगम टीबी खांसी ओपन केस है तो उसमें हम बचाव करें और सावधानी रखें, हर चीज़ के हाइजीन का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और ख़ास तौर से जो मरीज हैं जहाँ पर भी, उनका हम इलाज कराएं, क्योंकि सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं। टीबी की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं। अगर हम ये करेंगे तो पूरी तरह से हम इसको रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, टीबी रोग के संबंध में अब तक सरकार का क्या प्रयास रहा है? टीबी रोग के लिए सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है, और ये भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से पूरा तरह से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सुविधा मिलती है। जो भी मरीज टीबी का, जैसे अब लंबे समय से, पहले तो टीबी की आप देखेंगे पहले कोई इलाज नहीं होता था संभव, और इसके बाद दवाइयाँ आई, वैक्सीन आई, और आज इतना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और स्ट्रेटजी है जिससे हम बीमारी को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये सब तरह से सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार ने बनाई हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो अभी एक स्कीम है
जिसके अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। एक तो सेंसिटिव होती है जो दवाइयों से, एक ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी होती है। तो सरकार ने ऐसी सुविधा कर रखी है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। जैसे मान लीजिए कोई केस होता है किसी कम्युनिटी में कहीं पर भी, तो एक तो ये है चाहे प्राइवेट को जाए वो मरीज, जब मान लो जो उसको ठीक नहीं होगा तो कहीं सरकारी में जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, और जा कर के कहेगा मेरी बीमारी है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, मेरा वजन कम होता जा रहा है, और मैं बिल्कुल मतलब नींद नहीं आती है, मेरी सांस भी फूलती है, मेरे बलगम में खून भी आता है, ये मेरे लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में अगर जहाँ पर भी जाएगा और उसकी डायग्नोसिस होगी तो ये इसको अब ये मैंडेटरी नोटिफिकेशन है कि सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सभी को, प्राइवेट को, सरकारी को रिपोर्ट करना है कि ये टीबी का केस है, और वहाँ से रिपोर्टिंग के लिए भी इंसेंटिव्स हैं। जैसे इंसेंटिव्स ये हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी में एक तो मरीज को इंसेंटिव है और एक जो है जो रिपोर्ट करने वाले में इंसेंटिव्स हैं। जैसे मरीज को क्या इंसेंटिव्स है, जैसे मरीज जाता है तो एक मैंने जैसे बताया पहले कि ये कुपोषण जो मेल न्यूट्रिशन की समस्या होती है, तो इसलिए सरकार उसको पोषण के तौर पर एक 500 पर मंथ देती है, 500 पर मंथ देती है। और जब पहली बार डायग्नोस होता है तो उस समय 1000 रुपये उसके डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और पहला जो ट्रीटमेंट होता है, इनिशियल फेज होता है, जो 2 महीने का होता है, जो हमारे जो सेंसिटिव केसेस हैं इंटेंसिव फेज कहते हैं, तो उनको 2 महीने के लिए होता है। तो जैसे ही इंटेंसिव फेज पूरा होगा तो 1000 रुपये फिर भेज दिए जाएंगे। तो पहले तो जब रिपोर्ट किया दोबारा, जब उसको इनिशियल फेज कंप्लीट हुआ, तीसरा 1000 रुपये जब आप ट्रीटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस तरह से उसको 5000 रुपये तो 500 रुपये तो पर मंथ मिलते हैं खाने के लिए, कि डाइट के लिए। दूसरा उसको जब शुरुआत की डायग्नोसिस पे 1000। दूसरा मैंने बताया जब उसका इंटेंसिव फेज कंप्लीट होगा, 2 महीने का होता है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो उसको 1000 रुपये, 2000 आ गए। अब तीसरा जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तब तीसरा। अब इसे मान लीजिए किसी ये गया है प्राइवेट में, तो प्राइवेट वाला लैब को भी ये इंसेंटिव दिया जाता है। इसी तरह से जो अगर वर्कर हैं, जैसे जो टीबी के जो मित्र हैं, जो निक्षय मित्र कहते हैं, और वो उनको भी ये इंसेंटिव दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कौन किस टाइप की कंडीशन है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, वैसे दूसरी टाइप की जो सेंसिटिव वाले टीबी है, नॉर्मल जो केसेस वाले होते हैं, तो इनमें सरकार का है कि दिया जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं हम, जो डॉट सेंटर है हमारे, वो सुविधा उपलब्ध है। और डॉट सेंटर में डायग्नोस होगा, इसके बाद में ट्रीटमेंट डॉट सेंटर से जो कहना चाहिए वो कलेक्ट कर सकते हैं। और एक आइडेंटिफाइड सेंटर होते हैं, आइडेंटिफाइड सेंटर है, जैसे मैं जंगपुरा में रहता हूँ, या मैं मान लीजिए साउथ दिल्ली में रहता हूँ, किसी CR पार्क में रहता हूँ, तो उस जगह CR पार्क में भी डॉट सेंटर जब नियरेस्ट होगा वहाँ पर वो दवा ले सकता है। शाहदरा में है या कोई और जगह है, वहाँ पर, अब लखनऊ में है, किसी जगह पर है, वहाँ आइडेंटिफाइड सेंटर्स हैं। उसी सेंटर से जो हमारे डायग्नोस होने के बाद भेज देंगे, कि जैसे एक जगह नेटवर्क है, जैसे सेंट्रल टीबी डिवीजन है, आपका स्टेट टीबी कहना चाहिए ऑफिसर होता है, इसके हिसाब से जो एरिया होते हैं आइडेंटिफाइड होते हैं जो, तो वहाँ से डॉट सेंटर से वो टीबी का दवाई कलेक्ट करते हैं, और जो सुपरवाइज होती है तो वहाँ पर खाने को देते हैं, वहीं खाओ और चले जाओ, इसके बाद घर पे भी खाने के लिए रहते हैं। इस तरह से जो उनके ब्लिस्टर्स हैं वो दिखाने भी पड़ते हैं कि भाई मैंने खा ली। तो ये सक्सेसफुल करने के लिए सरकार का प्रयास है, और हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा उपलब्ध है। इसमें कोई भी कमी हो तो बता सकते हैं सरकार को, जो ऊपर सुपरवाइजर हैं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं और ऑफिसर हैं, सब नंबर दिए हुए हैं। इवन टीबी की दवा लेते हैं उस समय मैसेज चला जाता है कि भाई इसने दवा ले ली और खुराक ले ली। ऐसा भी आजकल ये पोर्टल है जिस पर ये जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो इसके समय का भी पूरा सदुपयोग किया जा रहा है।
तो ये सरकार प्रयास कर रही है और वो चाहते हैं कि हम देश से टीबी को निकाल दें, उन्मूलन कर दें, एलिमिनेट कर दें। इसके लिए सरकार के प्रयास हैं। इस तरह से ये पूरे जोर शोर पर पूरे देश में ये काम चल रहा है और जिसमें सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो उसके जर्म्स अगर दूसरे को जाएंगे तो उसको भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगी, तो ये समस्या गंभीर हो जाती है। पर इसके लिए भी सरकार ने पूरी जगह पर एक ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट के लिए भी सुविधा उपलब्ध है और जो कॉस्टली दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध हैं। पर ये उम्मीद है, वो कहना बहुत मुश्किल काम है, भारत एक इतना बड़ा देश है और ये इतना कहना आसान मुश्किल काम है कि किस समय तक, पर ये प्रयास पूरी तरह से जारी हैं और हमें उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में इस पर ट्यूबरकुलोसिस के जो पूरे एलिमिनेशन में पूरी तरह से हम सफल होंगे, क्योंकि पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सरकार पूरी तरह से अवेयरनेस फैलाती है, लोग, जनता, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं। तो सभी तरफ से सबका प्रयास है और हम पूरा उम्मीद है कि हम इसमें काम में सफल होंगे और टीबी जो है हारेगी और हम जीतेंगे। थैंक यू सर। साथियों, आपको हमारी ये स्वास्थ्य चर्चा टीबी रोग पर कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।